मैन क्रिकेट शो। मैच तो सब देखते हैं यार, पर यहाँ पर आपको मिलेगी पर्दे के पीछे की कहानियां, कैसे बनता है एक प्लेयर, उनके स्ट्रगल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, उनके जर्नी, सब कुछ, पर एक थोड़ा फन एंड ह्यूमर के साथ भी। Believe me, this is all you need for a dose of cricket. Today, as we kick off this special series, we have a very, very special guest joining us to cut the ribbon for the off-field diaries. He's an under-19 World Cup winner for Team India. In 2017, at the age of just 16, he was selected as the wicketkeeper batsman for the Indian team for the 2018 Under-19 Cricket World Cup. During his debut first-class season for Uttar Pradesh, in the Under-19 category, he scored 401 runs in just 5 innings, topping the batting charts. And now, in 2022, as he takes further strides in his international cricket, he will be keeping wickets in blue once again for the 5-time IPL winning side, the Mumbai Indians. So, without any further delays, the Third Man family, please welcome your guest for today, Mr. Aryan Juya. Hi, thank you. Aryan, very, very happy to see you. Thank you so much for joining us, taking time from your schedule. और बताइए कैसा लगा। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है यार, मुंबई इंडियंस कैसी कैसी क्या फीलिंग है, बताइए, सीधे बताइए। मुंबई इंडियंस आप ज्वाइन करने वाले हैं सर आईपीएल में, आप उनके लिए विकेट कीपिंग करेंगे, ईशान किशन आपके साथ रहेंगे, क्या 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 लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी पूरे सीजन के लिए? पहले तो थैंक यू अभिनव एंड रौनक फॉर हैविंग मी हियर इन द थर्ड मैन क्रिकेट शो। और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। और एक बहुत अमेजिंग फीलिंग है कि मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम है। और जब मैंने खेलना शुरू किया था, या जब आईपीएल बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तो उसी टाइम पे मेरा भी कुछ पहला दूसरा साल ही चल रहा था। और जब सचिन सर एमआई के लिए सोल्ड हुए, तो बस तभी से मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है। और हमेशा जब भी सोचा था कि यार आईपीएल खेलूं, तो एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार कोई भी ले ले, पर एक जो अपनी उसमें यही था कि यार अगर खेलूं तो मुंबई इंडियंस के लिए जरूर खेलूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे इंस्पिरेशन और मेरे रोल मॉडल काफी लोगों के हैं, पर मेरे पर्सनली भी हैं। तो वो इस टीम से खेले तो स्टार्टिंग से यही था कि यार मुंबई इंडियंस के लिए खेलने का मौका मिले। हाँ, तो क्योंकि अभी आप जुड़ेंगे टीम के साथ, अभी सारी टीम तो अभी आप मिले नहीं होंगे सबसे, बट जल्दी पूरी टीम इकट्ठा होगी वापस आईपीएल के प्रिपरेशंस के लिए। तो कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? रोहित शर्मा से आप मिलेंगे, आई थिंक ही विल बी कैप्टनिंग यू। हाउ मच आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अंडर हिम? आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू प्ले अंडर हिम। उनसे सीखने का मौका मिलेगा, जिस तरीके से वो अपने गेम को लेके चलते हैं, और मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, हर किसी से डिफरेंट है। तो उनसे सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि उनके लीडरशिप स्किल्स और वो सारी चीजें तो अब हम इंडिया के लिए देख ही लें, पर व्हाट ही हैज डन फॉर मुंबई इंडियंस हैज बीन अमेजिंग। 5 आईपीएल ट्रॉफी जीते हैं और मोस्ट सक्सेसफुल टीम आईपीएल की, तो अपने आप ही वो चीज बोलती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और जितना भी मेरा पर्सनली ये एम है कि यहाँ से मैं अपनी एक जो स्लेट है वो मैं खाली करके आया हूँ, और मैं अपना ट्रक भर के लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से। और डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, वी वांट आर्यन जुएल टू वेयर दैट इंडिया ब्लू वेरी सून। एंड तो शुरू करते हैं ये कॉन्वर्सेशन को हम शुरू करते हैं, और स्टार्ट हम आईपीएल से नहीं, आपके बहुत पहले से, बहुत पीछे जाएंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये, आर्यन प्लीज टेल अस हाउ दिस जर्नी टू द आईपीएल बिगिन। आई मीन, एक फैमिली में जहाँ फुल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, एक क्रिकेटर कैसे बाहर आ गया? क्योंकि वाज देयर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन यू कि भाई मेरे को भी डॉक्टर है, इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, कंसिडरिंग मैंने कहीं पढ़ा था कि आप काफी अच्छे थे पढ़ाई में? आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझ पर कोई प्रेशर रहा या कुछ रहा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ज्यादातर जैसे आप भी बात कर रहे हो, और जब भी मैं कहीं पर भी बैठता हूँ, बात होती है, तो हमेशा सबसे बड़ा सवाल वो यही होता है कि यार ये वाली चीज को कैसे बीट किया गया। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि बीइंग डॉक्टर्स, मम्मी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर, और फैमिली मतलब बेसिकली पढ़ाई के बैकग्राउंड से ही है। तो और बहुत ही मतलब एक आपको पता है सोशली क्या एक वो है कि भाई डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स में इंजीनियर, इस टाइप का रहता है। तो ऐसा कभी भी मुझे फेस करने का नहीं हुआ। जब मैं 7 साल का था, तो मेरे पापा ने ही मतलब हमारे घर के शटर पे एक बॉल टांगी ऐसे ही हैंगर पे, और उसको फिर एक रोप से टांग के मोजे में बॉल लटकाई। तो मैंने वहीं पे मारना शुरू किया जब मैं 7 साल का था। तो वहीं से वो चीज मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद धीरे, पहले मैं हल्द्वानी से हूँ, तो हम हल्द्वानी में ही, मैंने जो वहाँ पे स्टेडियम था वहां पर मैं गया,
और बिल्कुल टेनिस बॉल से स्टार्ट किया, क्योंकि 6-7 साल में वो लेदर सीजन बॉल से तो लग जाती है, तो वो टेनिस बॉल से खेला। फिर धीरे धीरे मेरे जो पहले कोच थे दान सिंह कन्याल सर, उनके साथ में रहा। फिर 2010-11 में जब मैं 10 साल का हुआ तो फिर वहां पे एक डिसीजन लिया कि यार ठीक है, कि उन्होंने पूछा कि अगर खेलना है तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हल्द्वानी में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो फिर वहां पर एक डिसीजन लिया, पर उस समय मेरे ने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी मुंबई इंडियंस के लिए खेलूंगा या कभी मैं इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलूंगा, या मैं मतलब जो भी, क्योंकि उस समय आप जब छोटे होते हो तो आप इसलिए खेलते हो, आप इंजॉय करते हो गेम को। तो इंजॉय, मैंने कहा पढ़ाई या क्रिकेट, यार ऑब्वियसली क्रिकेट। मस्ती करने का मौका मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं क्रिकेट खेलूंगा। फिर धीरे धीरे जब मैं देहरादून गया, में फिर वहां पर मैंने देखा कि यार अच्छा ऐसे होता है। मेरे कोच जो रवि नेगी सर है, वहां पर मैं उनसे मिला जब मैं 10-11 साल का था। तो तब वहां से जाके एक मतलब चेंज हुआ कि यार अब प्रोफेशनली अब ये करना है। जब 10-12 साल में अंडरस्टैंडिंग आती है नेचुरली, जब अंडरस्टैंडिंग आती है, जब आप समझते हो। जब मैं पहली बार यूपी के ट्रायल्स पे गया तब मुझे समझ में आया कि अरे यार स्टेट भी होता है कुछ, कोई डायरेक्ट इंडिया के लिए नहीं खेलता है। पहले अंडर 14, 16, 19 एग्जैक्ट मतलब प्रोसेस है। तो ये चीज तब समझ में आई। बिल्कुल। और आपने अभी कहा कि हल्द्वानी से आप 10-11 साल की उम्र में निकले, और वो एक ऐसा फेज होता है ना कि घर से निकलना तो दूर, मतलब बच्चों को बोलते कि अगर कहीं बाहर भी जाना तो किसी गार्डियन को लेके जाओ, स्कूल से आना तो मॉम पिकअप करके लेके आएंगी। बट उस टाइम पे आप अचानक से अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर चले गए, एंड वो अंदर में फीलिंग डर की आई थी या फिर एक्साइटमेंट? क्या ज्यादा क्या था, एक्साइटमेंट, डर की अचीव करना है कुछ, मतलब एक फीलिंग होगी आपकी जो आपको उस समय आई होगी अंदर में, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या क्या होगा, ऐसी फीलिंग अपनी क्या थी उस टाइम की शेयर कर पाएंगे तो आप अच्छा रहेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, जाने तक मुझे बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं पता था, क्योंकि 10 साल का था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा सब कुछ फील होगा या फिर अकेला फील होगा या जो भी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए कि यार ठीक है जाना है, अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी है। मतलब दैट अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी देहरादून में है, दैट वाज फुली डेडिकेटेड टू क्रिकेट। तो मैं एक्साइटेड था कि यार ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां मैं पूरे दिन खेल सकता हूँ। अभी तक मैं घर पे था तो मैं सुबह स्कूल जाता था, दिन में आता था, फिर मैं प्रैक्टिस करने मतलब स्टेडियम जाता था। हाँ। तो अब मेरे को था कि यार पूरे दिन मैं खेलूंगा, तो मैं एक्साइटेड अरे था। ठीक है अब जी जी वहां पे पहुंच गए, अब वहां पे पहुंच गए। ठीक है, जी एक दिन हो गया। वो अब दिख रहा है, अब जब अगले दिन आया छोड़ने की जब पारी आई, पापा आए थे, मम्मी तो नहीं गई थी, पापा गए थे। तो अब जब पापा जा रहे हैं तो कुछ कुछ लगना शुरू हुआ कि यार जा रहे हैं। 10 साल का था मैं, अब वो जा रहे हैं, उधर को दिख रहे हैं मुझे जाते हुए। तब फिर मेरे को मेरा जो भ्रम था वो टूटा, और फिर मैंने थोड़ा सा रोना धोना शुरू किया कि यार ये क्या हो गया। और मैं वहां पे सबसे छोटा था, सारे बच्चे मुझसे मतलब 8th क्लास के होंगे वहां पे, सबसे छोटे बच्चे। मैं 6th में था, 1-2 साल मेरे से बड़े बच्चे थे। तो मैं सबसे छोटा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे आए मेरी एज के भी, पर स्टार्टिंग का 10 दिन थोड़ा सा था कि यार लगता था। और कभी भी कोई पूछ लेता था कि घर की याद आ रही है तो एकदम से याद आने लगती थी, इस टाइप की चीजें होती थी। पर धीरे धीरे जैसे मतलब नेगी सर भी थे तो वही कहते थे कि भाई खेल पे ध्यान लगा। उन्होंने भी कहा कि कोई नहीं, आ जाएंगे मम्मी पापा ही है। तो धीरे धीरे फिर मतलब अच्छा लगने लगा। मतलब थोड़ा लगा, 1-2 महीने स्टार्टिंग के टफ थे, कोई पूछ लेता था तो भी याद आने लग जाती थी, ऐसा टाइप की चीजें होती थी। पर उसके बाद तो बहुत मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने वो डिसीजन लिया उस समय एक अर्ली एज में कि मैं जाऊं, क्योंकि वही एक राइट एज थी जहाँ पे मतलब टेक्निक के बारे में अगर आप बात करें, मसल मेमोरी जो होती है वो बिल्ड होती है। और अर्ली अगर आप कुछ दिमाग में डाल देते हो तो वो चीज मतलब एक लंबे समय के लिए मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग की बेस स्ट्रांग होना जरूरी है, तो वो चीज का काम हुआ। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं एग्री भी। मैंने जब अपना इंजीनियरिंग करने के लिए मैं दूसरे शहर गया था, मैं 16-17 साल का था और मैं भी रोया था पहले दिन उसमें। जाते तो रोना तो आ ही जाता है, वो आपका अटैचमेंट इतना है फैमिली के साथ। ऐसा होता है कि अरे यार कपड़े भी धोने हैं, पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई तो कभी करी नहीं मम्मी पापा के बिना, अब कैसे होगा। जब मैं पहले दिन वो नए स्कूल गया तो उसके आने के बाद में तो बहुत रोया। मैंने कहा यार ये क्या है, यहाँ तो अजीब, मतलब अभी तक अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता है। अलग स्कूल, अलग जगह, वहां पे अलग तरीके से चीजें होती हैं। तो और असल में मैं 5th क्लास तक जिस स्कूल में था वहां पर बुक्स यूज नहीं होती थी, मतलब वर्कशीट्स होती थी। ये वाला कल्चर था कि 5th के बाद से बुक्स थी। तो जब मैं 6th में गया तो मैं डायरेक्टली एक तो दूसरी जगह गया, मैंने किताबें नहीं देखी कभी इतनी मोटी मोटी।
तो जब मेरे हाथ में वो किताबें आएंगी और ये इतना सारा ये एग्जाम और वो एग्जाम, कभी दिया ही नहीं था एग्जाम, क्या होता है। अब मेरी तो उस दिन भी मैं बहुत रोया, मैंने कहा यार ये कहाँ आ गया। नहीं चले, बहुत होता है, फॉर श्योर होता है, बट वो ये कि एडजस्ट करना पड़ता है, आपको नया एनवायरनमेंट होता है, तो वो यही चैलेंजेस है। और चलिए अभी आ गए, अभी आप देहरादून आ गए हल्द्वानी से। हाँ बोलिए। बट यहाँ पे एक मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज कट रही तो मैं रिपीट करता हूँ। अभी जैसे आप आ गए, अभी हल्द्वानी से देहरादून आ गए, लंबा सफर है, 200-250 किलोमीटर का तो डिस्टेंस आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आई थिंक वहां पे आपने बल्ला उठाया है, तो मेरा सवाल यही है अगला कि बल्ला और विकेट कीपिंग ग्लव्स ये कैसे आपने सोचा कि ये करना है रादर दैन एक बॉल उठाना? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, आपके जो सर है रविंद्र नेगी जी, उन्होंने कहा था कि जब मैंने पहली बार आर्यन को बैटिंग करते हुए देखा था, बहुत फियरलेस थे। तो आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन टू पिक अप द बैट देन, बट क्यों लिया था बैट ही क्यों, विकेट कीपिंग ग्लव्स ही क्यों? आई थिंक बैट का तो यार वो तो इंडिया का बेसिक रूल है ना कि जब भी कोई फादर अपने बच्चे को खिलाना शुरू करता है तो बैट ही पकड़ाता है उसके हाथ में। तो यही था बैट का तो। और ऑब्वियसली बैटिंग किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। एक बॉलर होता है उसको भी बहुत पसंद होती है बॉलिंग, तो बैटिंग तो मतलब यही था। और बैटिंग तो ऐसे ही शुरू करी, तो कभी बॉलिंग का तो नाम ही नहीं आया कि बॉलिंग भी सीखनी है। जब कोचिंग भी शुरू हुई तो बैटिंग की शुरू हुई, है ना, जब छोटा था। तो बॉलिंग का, कीपिंग का तो है, मेरे को स्टार्टिंग में कीपिंग बिल्कुल नहीं पसंद थी। और सर मेरे पीछे पड़ जाते थे कि नेगी सर की भाई कर कर, मैं नहीं करता था, मैं लिटरली नहीं करता था कीपिंग। तो बहुत मुश्किल से जब क्या हुआ कि मैंने कीपिंग एक्चुअली में स्टेट के लिए तो काफी लेट शुरू करी है। क्लब में मैं फिर भी कभी कभी कर लेता था कि चलो कोई कीपर नहीं है तो आज मैं कर लेता हूँ। और मैंने जो मेरा पहला अंडर 19 सीजन था जिसमें आपने बात करी कि मैंने इंडिया में हाईएस्ट रन स्कोरर बनाए, वो मेरा पहला सीजन था फॉर माई स्टेट एज अ कीपर। और वो भी मैंने वहां पर इसलिए कीपिंग स्टार्ट करी क्योंकि एक ये था कि कीपिंग मतलब कीपर का रोल थोड़ा सा खाली था, कोई कीपर ऐसा था नहीं जो अच्छी बैटिंग। तो मैंने फिर कीपिंग स्टार्ट करी। मतलब मैं कीपिंग करता था, इतनी सीरियसली नहीं करता था, पर जब मैं कीपिंग मैंने तब स्टार्ट करी बिल्कुल। मतलब आप ये मान लो 2017 वाज माय फर्स्ट सीजन एज अ कीपर। उससे पहले मैं अंडर 16 भी एज अ बैट्समैन खेला हूँ, अंडर 14 भी एज अ बैट्समैन खेला हूँ, अंडर 19 में डायरेक्टली मैंने कीपिंग करी। तो जब सर ने कहा भाई अब कर, अब कुछ नहीं, अब करनी है, फिर धीरे धीरे डेवलप हाँ, तो आपको लगता है आपने कीपिंग की वजह से आपकी बैटिंग इंप्रूव हुई है? आपको लगता है कि काफी मैंने विकेट कीपर्स के इंटरव्यू में तो सुना है कि वो कहते हैं कि यार कीपिंग हैज हेल्प्ड अ लॉट इन माय बैटिंग एज वेल। आपके साथ भी ऐसा कुछ केस है? क्योंकि आप बहुत कह रहे हैं कीपिंग नहीं करनी थी। हाँ, क्योंकि जब मैंने पहले ही जो सीजन था उसमें ही मैंने कीपिंग के साथ बैटिंग करी और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिखे मुझे। तो एक तो आपको पूरा मतलब एक आइडिया लग जाता है, अगर आपकी पहले विकेट कीपिंग है, पहले आपकी टीम की फील्डिंग है, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इस पिच पे और गेम कैसे चल रहा है। आप पूरा मतलब आप 100% गेम में होते हो। एक कीपर होता है वो कभी भी स्विच ऑफ नहीं हो सकता, चाहे जब भी फील्डिंग हो 50 के 50 ओवर आपको एक्टिव रहना है, आपको हर बॉल देखनी है। क्योंकि कीपर को तो यही एक्सपेक्ट करना है कि हर बॉल उसके पास आ रही है, हर बॉल उसके पास आ रही है। तो उससे बहुत फायदा ये होता है कि आपको गेम का पूरा आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या पिच में कैसा बाउंस है, अच्छा ठीक है यहाँ से कैसे पेस से जा रहा है, कितना टर्न हो रहा है, कितना स्विंग है स्टार्टिंग में। तो मतलब उससे बहुत हेल्प हुआ मेरे को। और मैं उस साल बैटिंग भी ऊपर कर रहा था, ऑर्डर में 1 डाउन बैटिंग कर रहा था मैं कीपिंग के साथ। तो मतलब एक पहले से ही माइंड सेट हो जाता था कि ठीक है ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं ऐसे ऐसे करके अपनी इनिंग्स को पेस कर सकता हूँ, मैं ऐसे खेल सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मतलब बहुत सही डिसीजन था ये। ठीक है, चलो अभी करियर की स्टार्ट की बात हो गई, सॉरी अभिनव, पहुंच भी गए। कट कर रहा हाँ हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ बट यहाँ पे आपने विकेट कीपिंग की बात की तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी काफी इंप्रूव हुई होगी आपकी। मतलब सिर्फ जब आप विकेट कीपिंग करते तो आप सामने वाले बैट्समैन को भी देखते कि वो कैसे, उसका कैसा फुटवर्क है, उसका कैसा फ्लो चल रहा है, जब कोई अच्छा फॉर्म में है तो उसका कैसा लीन फॉरवर्ड हो रहा है, या फिर वो सब आपको देखने को मिलती होगी। तो डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करती होगी आपको एज ए कैप्टन, कैप्टन वाली माइंडसेट आती होगी आपके अंदर। बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं गेम को चला रहा हूँ। अगर मैं जब कैप्टन नहीं भी हूँ तो भी मैं देख रहा हूँ कि कौन सा फील्डर के एंगल्स बेस्ट क्या हो सकते हैं, किधर मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो कैप्टन को हेल्प करना कि यार ये वाला फील्डर थोड़ा सा इधर लग रहा है, या फिर इस समय विकेट थोड़ा सा स्पिनर फ्रेंडली है तो हम एक स्पिनर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीजें जो आपने डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है उससे, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन लेने आते हैं।
कि भाई अब क्या करना है, या फिर चलो थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, फील्ड चेंज करना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ती हैं। कंप्लीटली एग्री, क्योंकि पूरा आपकी पूरी फील्ड आपके पास पूरा व्यू है, पूरा फील्डिंग पोजीशन, जैसे आपने कहा कि कौन सा फील्डर कहाँ है, एज अ बैट्समैन आपको पता रहता है कि बैट्समैन क्या करने वाला है पीछे। जो आई थिंक विकेट कीपर इज अ, कहते हैं ना, सेकंड कैप्टन ऑफ द टीम इज द विकेट कीपर। तो कंप्लीटली एग्री दैट। तो अभी बात तो कर ली हमने, आपकी जर्नी स्टार्ट कर ली, आप पहुंच गए, आपने सब स्ट्रगल्स वगैरह सब होने का, चलो आगे बढ़ेंगे, इसके कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा एक फन सेगमेंट लेते हैं। बहुत सवाल जवाब हो गया, अभी थोड़ा आपको हम ट्रिकी सिचुएशन में डालना चाहते हैं। क्रिकेट नॉलेज आपकी थोड़ी टेस्ट करेंगे, थोड़ा केबीसी और खेल लेते हैं, और क्या, थोड़ा केबीसी खेल लेते हैं बस। सबको पसंद आता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये क्वेश्चन आपको थोड़े 4-5 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, गेस कीजिएगा, आंसर आपको पता होंगे तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत रिसर्च करने के बाद निकाले गए हैं। तो अगर आप इनके आंसर दे पाए तो आई थिंक आपको तो हैट्स ऑफ है ये आंसर्स के लिए। तो कैन वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज? Yes, so at which ground did Shane Warne bowl his ball of the century to Mike Gatting? 4 options: Trent Bridge, Oval, Old Trafford, or Lords. यार, ओल्ड ट्रैफर्ड। Old Trafford. तो आंसर देखते हैं अभी आगे। It is the right answer. Very well done, Aryan. Yes, it was Old Trafford. And क्या आप ये बॉल को आप कितने बार आप देख चुके हैं? मेरे को बताइए कितने बार आप ये वाली बॉल रिपीट पे देख चुके हैं? क्योंकि मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं कम से कम 100-150 बार तो मिनिमम देख चुका रहूंगा ये बॉल। मैंने बहुत बार, वाकई में बहुत बार देखी है, एंड आई थिंक कि आर कंडोलेंसेस टू हिम। बहुत बड़े एक प्लेयर थे और बहुत जल्दी चले गए, जैसे कि सब कह रहे हैं। तो आई थिंक कि बहुत बार देखी है, बहुत ज्यादा बार देखी होगी। स्टार्टिंग में तो बहुत बार देखी है, कि अब थोड़ा सा कम हो गया, पर पहले तो बहुत ही देखते थे कि, पर मेरे को सच में ग्राउंड नहीं मालूम था, ये तो गैस। आज वो तो दिख रहा था, आपके जवाब में भी दिख रहा था कि चलो गैस करते। एंड इससे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अब जैसे विकेट कीपर, काफी विकेट कीपर होते हैं जो कहते हैं मेरे को इनको कीपिंग करनी है या मैं इनको कीपिंग नहीं कर पाया, ऐसा कोई बॉलर जो आप चाहते थे कि या मैं इनको विकेट कीपिंग करूं या फ्यूचर में मैं इनको विकेट कीपिंग करना चाहता हूँ? कोई भी कंट्री से हो सकते हैं, इंडिया हो सकते हैं, इंटरनेशनल कोई। आई थिंक पहले अगर देखे तो मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ही मैंने सोचा था कि यार इनकी बॉल को कैसे, आप एक तो रीड करना टफ है, उसके ऊपर से मतलब उसको कि कहाँ को कैसे ट्रेजेक्ट्री होगी, कहाँ जाएगी, उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक अगर पास्ट से लें तो उनको, और अभी प्रेजेंट में राशिद खान पे टफ कीपिंग करना भी बहुत टफ मेरे को लगता है, क्योंकि उनको पिक करना मुश्किल है। बैट्समैन को पिक करने में मुश्किल होती है, तो आई थिंक कीपर्स को भी होनी चाहिए। तो वो भी एक बहुत, मतलब ये भी, और जैसे हम बात कर रहे थे कीपिंग की, तो ये भी फायदा होता है उससे। आप देखते हो, क्लोजली वॉच करते हो, तो आपको बैटिंग में ये सब फायदा होता है कि आपकी हैबिट बन जाती है रिस्ट देखना, बॉलर का हाथ देखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जैक्टली। और ऐसी मतलब कोई आपका विकेट कीपिंग आइडल जिनको आप बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं या अभी भी देख रहे हैं, अभी भी इंटरनेशनल सर्किट में, जिनके आप विकेट कीपिंग नोटिस करते हैं? क्योंकि मार्क बाउचर, एडम गिलक्रिस्ट, बहुत दिग्गज विकेट कीपर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, तो आपके कोई ऐसे रोल मॉडल जिनको आप बहुत फॉलो करते हैं? आई थिंक रिद्धिमान शाह एज अ कीपर बहुत ही जबरदस्त मेरे को अपने इंडियन, तो उनकी कीपिंग बहुत अच्छी है। एक बार मैं मिला भी था एनसीए में, तो मैंने उनसे काफी बात करी थी। और इंटरनेशनली अगर हम देखें तो ब्रैड हैडन अभी रिसेंटली, मतलब अब तो नहीं खेलते, पर रिसेंटली ब्रैड हैडन, एडम गिलक्रिस्ट आपने बोला। और मुझे पर्सनली जो सबसे ज्यादा पसंद थे वो थे एडम गिलक्रिस्ट, क्योंकि जिस तरीके से वो एक तो बैटिंग भी करते थे और फिर विकेट कीपिंग भी अनबिलीवेबल थी। तो वो भी, और MS धोनी तो है ही हमारे। उनसे सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी कि मतलब उनसे एक बार बात हुई थी अंडर 16 एनसीए, हम काफी छोटा था, तो मैंने पूछा कि कैसे कीपिंग के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या कहते। मेरा तो एक फंडा है कि जब तक मैं बॉल पकड़ रहा हूँ तब तक सब ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बॉल देखो, बॉल पकड़ो, बाकी सब कुछ अपने आप। जब तक आप बॉल पकड़ रहे हो तब तक सारी टेक्निक आपकी सही है। तो ये तो सबसे बेसिक और सबसे अच्छी चीज है। चलिए, सही, एकदम कंप्लीटली एग्री करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज? यस, सो ये एक मेमोरेबल गेम है आईपीएल हिस्ट्री में। ये आपने मैच के बारे में काफी देखा होगा, काफी सुना होगा, बहुत वन ऑफ द हिस्टोरिक गेम्स इन आईपीएल। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। MS धोनी ने स्मैश किया था 54 of 29 अगेंस्ट किंग्स 11 पंजाब टू टेक CSK इनटू द 2010 सेमीफाइनल्स।
Who was the non-striker when Dhoni scored that final run in the game? यार 10 साल का था यार, हाँ तो कर लो कैसे कैसे अभी। बताऊं। तो ऑप्शन आपके हैं एल्बी मॉर्कल, सुरेश रैना, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ एंड रवि अश्विन। रैना तो काफी ऊपर बैटिंग करते थे, आई थिंक वो तो बद्रीनाथ और रैना दोनों ही ऊपर बैटिंग करते थे, तो या तो अब मॉर्कल या अश्विन, एल्बी मॉर्कल। चलिए आगे एल्बी मॉर्कल के साथ सिलेक्ट किया आ रहे हैं, तो प्लीज कैन वी हैव द राइट आंसर ऑन स्क्रीन प्लीज। इट इज द राइट आंसर। वेल आपका गेसिंग गेम काफी अच्छा है। आई थिंक आप कोई एग्जाम देने जाएंगे जहाँ पे एमसीक्यू वगैरह होगा, तो आई थिंक आपका नाम वो लिस्ट में ऊपर आएगा सबसे। और अमिताभ बच्चन के शो में तो मत ही जाइएगा, पता चला कि आप जितने गए 50 लाख रुपए जीत के आ गए, कोटी जो वो कोई नहीं जीता, वो जीत के आ गया। Yes, can we have the next question please? Yes, ये तो बोनस वाला ही क्वेश्चन है, दिख रहा है इससे। Which player holds the record for most ducks in a career? Courtney Walsh, Chris Martin, Muttiah Muralitharan और Glenn McGrath? ग्लेन मैकग्राथ। ग्लेन मैकग्राथ। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर सही है। गलत जवाब है, मुतैया मुरलीधरन सही जवाब है। क्योंकि मेरे को तो लगा, तो जब मैं इसके बारे में ढूंढ रहा था तो मैंने लगा कि कौन सबसे ज्यादा मैच खेला होगा टेस्ट मैच में, तो जो सबसे ज्यादा मैच खेला होगा उसकी सबसे ज्यादा बार बैटिंग आई होगी। अगर आप बॉलर हैं तो ऑब्वियसली आप डक्स तो बनाते जाएंगे, तो आई थिंक दैट्स द रीजन मैं सोचा था मुतैया मुरलीधरन। फोर्थ क्वेश्चन, कैन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज? या ये विकेट कीपर वाला और बैटर का क्वेश्चन है, तो आई थिंक हो गया। अरे क्या बात है, ये तो एकदम कड़ा कट एकदम पता था आयन को इसका जवाब। कैन यू हैव द राइट आंसर प्लीज? इट इज, यस इट इज बैज मैकलम। और समूरा, मैं तो इनको समूरा स्वॉर्ड मैं इनके बैट को नाम देता हूँ, क्योंकि ये इतनी तेज स्विंग करते हैं, इनका बैट बाकी बैट से अलग लगता है मेरे को। वन ऑफ द फेवरेट्स, अगर इस बार मैं मिलूंगा इन आईपीएल में तो मजा ही आएगा। या क्योंकि मैं एक शॉट में भूल नहीं सकता, इन्हें न्यूजीलैंड में शॉन टेट को बैट के दिल स्कूल मारा था, कीपर के ऊपर से छक्का मारा था। तो आई थिंक आप 150 के ऊपर की बॉल को ये शॉट मतलब सोचेगा नहीं बंदा। अगर आप 2015 वाला वर्ल्ड कप देखो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड फाइनल हारा था, तो उस वर्ल्ड कप में ये 14-15 ओवर में अपने 50-60 रन बना के आउट हो जाते थे। चाहे मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सॉरी इंग्लैंड की बॉलिंग हो जिसमें इन्होंने 140 बनाए थे 10-11 ओवर में, तो उधर से बॉलर 150 डाल रहा है, ये आधे विकेट को जाके छक्के मार रहे 13-14 ओवर में 50-60 रन बना के काम करके आउट। One of the special players international cricket में for sure. Amazing. और रिटायरमेंट मैच में फास्टेस्ट 100 ये तो गजब ही बात। और वर्ल्ड कप तो कौन ही भूलेगा, मतलब हर वर्ल्ड कप के मैच में पहले 5 ओवर मैच खत्म, 2015 वाला। 5 ओवर 60-70, चलो नेक्स्ट गेम। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज? आई थिंक ये फाइनल क्वेश्चन है और ये ब्रेंडन मैकलम से रिलेटेड ही है। तो ब्रेंडन मैकलम होल्ड्स द फास्टेस्ट 100, जैसे आपने बात करी कि इनने फास्टेस्ट 100 अपने रिटायरियन गेम में बनाई थी, बट सवाल है कि फास्टेस्ट 200 किसने बनाया है? बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकलम, वीरेंद्र सहवाग और नेथन एस्टल। अगर बेन स्टोक्स तो अभी खेल रहा है, अगर अभी बनाता तो पता लगता। वीरेंद्र सहवाग भी इंडियन है तो वो बनाते तो भी पता होता ही। मुझे लगता है ये नेथन एस्टल होगा। गैस बहुत सही कर रहे हैं। नेथन एस्टल से लॉक करते हैं, जवाब आगे बढ़ते हैं। It is Nathan Astle. I think मैम आर्यन अगर आप किसी के पेपर देने जाओ ना एग्जाम में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी खासी फीस ले सकता है, क्योंकि आपके पास सबूत है कि आपने जो आंसर दिए हैं, और आपका एकदम ये गैस वर्क नहीं कहूंगा मैं, ये आपने दिमाग लगाया है कि इंडियन होते तो पता रहता, अभी खेल रहे होते तो पता रहता। तो आई थिंक दैट इज kudos to your memory to be honest. So very well done, 4 out of 5, not bad for a beginner. कि हमें ऐसे सवाल हमारे हर गेस्ट को पूछेंगे, तो अगर आपने इतनी बढ़िया स्टार्ट करी है तो आई थिंक आगे वाले गेस्ट जो भी होंगे हमारे, उन्हें थोड़ा प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। गो अहेड रोनक। हर खिलाड़ी के टाइम पे ना, जब वो स्टार्ट में स्ट्रगल करते हैं एट द एज ऑफ 11-12, तो एक टाइम आता है दैट दे फेज आउट कि हाँ अब तो बहुत मेहनत कर ली। लेकिन आपके टाइम पे 2018 में वी कैन अंडरस्टैंड, 2017-18 में जब आप 16-17 साल के थे तो आपको
तो आपने यूपी के लिए बहुत अच्छे रन बनाए, उसी टाइम के अप्रोक्सीमेटली 5-6 महीने के अंदर आपको अंडर 19 टीम में सेलेक्ट भी कर लिया गया कि आर्यन जुएल तो इस टीम में खेलेगा ही। तो क्या वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि हाँ अब कुछ लग रहा है कि इस फील्ड में कर सकते, क्योंकि हर फील्ड में ऐसा होता है कि एक फेज आता है जहां पे लगता है कि फैमिली को भी और खुद को भी कि हाँ नहीं अब मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में और अब मेरा कुछ हो जाएगा इस फील्ड में। तो क्या आपके लिए वो ऐसा फेज था या फिर क्या फीलिंग थी पूरी फैमिली में, अगर आप बताना चाहेंगे तो। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा जरूर होता है, क्योंकि एक मतलब एक पॉइंट तो हर किसी को चाहिए ऐसा, कि एक फेज ऐसा होता है कि जहां पर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब यही मेरा रास्ता है। और क्रिकेट तो बहुत ज्यादा एक मतलब अनिश्चितताओं का खेल है, जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से गैम्बल ही है, इतने सारे लोग खेल रहे हैं। तो जब जो मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप सिलेक्शन था, आई थिंक वो मेरी लाइफ का यही वाला फेज था जिसके बारे में आपने बात करी, कि हाँ वहां से मुझे पता था कि यही अब यहाँ इस फील्ड में मैं आगे जा सकता हूँ और मेरा यही अब एक रास्ता है, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ। क्योंकि एक वो आपको एक पॉइंट ऐसा चाहिए कि जहाँ पे हाँ भाई एक मतलब एक सीमेंट हो जाए कि ठीक है अब बिल्डिंग का जो है वो बन चुकी है फाउंडेशन, अब यहाँ से इसको और ऊपर बना सकते हैं। यस, क्योंकि ये ऐसा होता है ना इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी, क्योंकि जब बिल्कुल किसी का लड़का हाँ हासिल नहीं कर पाता तब फैमिली वाले उसको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं कि यार आपने डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, क्रिकेट क्यों सिलेक्ट किया, इतने लोग जैसे आपने कहा कि इतने बड़ी पॉपुलेशन में 11 लोग को खेलने मिलता है। तो आई थिंक ये रॉन्ग प्रूफ करना यार सोसाइटी को इज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय ओपिनियन, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। आई थिंक अगर मैं ये देखूं कि मेरे लिए वो कोई ऐसा मोमेंट नहीं था, या अगर मैं वर्ल्ड कप अगर मैं नहीं खेलता तो ऐसा नहीं था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता उसके बाद। पर बात ये थी कि एक वो सोशली हो जाता है, बस सोशली वो पॉइंट प्रूव हो गया कि यार हाँ ठीक है इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, या पापा मम्मी ने भी कि भाई हाँ जब भी वो कहीं अपने ग्रुप में बैठते हैं तो लोग कहते ही होंगे कि यार आप ये क्या तुमने क्या क्रिकेट खिला रहे हो, क्या कर रहे हो, इस टाइप की चीजें तो होती हैं हर जगह। कंप्लीटली एग्री देयर। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। आपने जो कहा थोड़ा सा मैं शायद बीच में भूल मतलब बीच में मेरे से छूट गया, वो बिकॉज ऑफ नेटवर्क, पता नहीं टेक्निकल लिए जमाने में आपसे फिजिकली मिल पाते तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप बायो बबल में हैं तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो गया है। बट एनीवेज आगे बढ़ते और आपकी जर्नी आगे और देखते, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुई थी और वो रिकॉर्ड इंडिया ने किया था कि चौथी बार कोई टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उस टाइम पे, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीतना इज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी भी माना जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में कि ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर 1 टीम। हालांकि इंडियन टीम अभी नंबर 1 का पोजीशन उनको ऑस्ट्रेलिया को हरा के 2 बार ले चुकी है, बट फिर भी अंडर 19 हो जाए वर्ल्ड कप, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया का एक डन होता है कि हाँ वर्ल्ड कप मतलब ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा करेगी करेगी। इस बार का वर्ल्ड कप भी देख लिया आप, किसी ने ऑस्ट्रेलिया को चांस नहीं दिया था T20 वर्ल्ड कप में, बट फिर भी जीत गई। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना और वो पूरा कोचिंग स्टाफ एक्सपीरियंस 2018 का जो था, कैसा एक्सपीरियंस था, वो माहौल कैसा था और क्या सीखने को मिला आपको उस पूरे सीरीज से, आप अगर कुछ शब्दों में बता पाए तो। आई थिंक तो सबसे मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स रहा वो जो 1-2 महीना जो भी था, कि एक तो सबसे बड़ी बात हमारे कोच राहुल सर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। सबसे बड़ी चीज तो वो थी। और उसके बाद फिर मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि अपनी कंट्री के लिए खेलना और फिर अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीतना, तो उससे बड़ी कोई फीलिंग आई थिंक होती नहीं है। और तो बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और वर्ल्ड कप में जैसे आपने कहा कि ऑटोमेटिकली वो पता नहीं ज्यादा अच्छा खेलने लगते हैं, तो वो चीज थी। पर हमारी जो टीम थी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों चीजें मतलब टॉप क्लास थी। तो हमारे अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं था, कभी भी हमने अपनी टीम को कभी ऐसा डाउट नहीं किया। और जो भी हमारी बात होती थी हमेशा ड्रेसिंग रूम में होती थी कि हम छोटी छोटी चीजें अच्छी करेंगे तो अपने आप मैच हमारी तरफ आ जाएगा, सब अपना रोल प्ले करेंगे, जो भी जिसका रोल है तो उसको हम प्ले करेंगे और प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो अपने आप जो रिजल्ट है वो हमारी तरफ रहेगा। तो हाँ एक फाइनल रहता है, ये बात जरूर हुई थी कि भाई फाइनल मैच है, प्रेशर एक्स्ट्रा है, तो जस्ट टेक इट एज एनी अदर मैच, ये नहीं सोचना है। और ऑस्ट्रेलिया को हम ग्रुप स्टेज में एक बार हरा चुके थे, तो आई थिंक वो बेनिफिट हमारे पास था कि यार एक बार हमने उनको हराया है।
तो ये वाली चीज हमारे साइड में जरूर थी कि एक हमारे ऊपर एक मतलब एक पॉजिटिव था हमारे साथ। any special words you remember राहुल द्रविड़ ने जो आपको कहा होगा कि यार ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगे मेरे लाइफ टाइम, कुछ भी हो जाए मैं ये चीज नहीं भूल सकता जो राहुल सर ने आपको कही थी? think बोलते वो बहुत कम थे, पर उनकी सारी बात ही मुझे याद है अभी तक, क्योंकि वो कम इतना ज्यादा कन्वर्सेशन होता नहीं था उनसे, पर जितना भी होता था वो बहुत एक मीनिंगफुल बातें बताते थे हमेशा ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनसे मैंने सीखी कि प्रोसेस पे ध्यान देना है, हमेशा प्रोसेस करते रहो, चाहे अच्छा रिजल्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, अगर आप प्रोसेस पे हो तो वो हमेशा आपके लिए चीज वर्क करेगी। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि एक अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट इज अ फेस, क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो यही उन्होंने समझाया कि भाई इसको एंजॉय करो। तो हम लोग को भी वो, जैसे अगर हमारे 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस पे हुए हैं, 3 दिन हो गए, तो वो फिर अगर गैप है तो एक दिन हम लोगों को बाहर ले जाते थे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराने, टीम एक्टिविटी, जिससे कि एक बॉन्डिंग भी हो और एक मतलब आप यू आर रेडी नाउ फॉर द नेक्स्ट डे कि भाई फिर से गेट बैक टू द गेम। तो ये वाली चीज बहुत बड़ी, जब आप ग्राउंड के अंदर हो तो कम्प्लीटली 100% इन द ग्राउंड, एंड जब आप बाहर हो तो फिर आप बाहर हो, फिर एंजॉय। फिर जैसे लोगों को लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है या ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड के बाहर आके कम्प्लीटली हम लोगों से कैजुअल बातें करना, घर की बात करना कि भाई क्या है, कैसे हो, घर पे क्या हो रहा है, इस टाइप की चीजें भी वो करते थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनसे और सबसे बड़ी बात है कि मतलब उनको देख के जो मैंने अगर सीखा, तो भाई कितने आप डाउन टू अर्थ हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है उनके सामने। मतलब इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा पोलाइट, तो यही सबसे बड़ी चीज है। एक ऑफ द बीट क्वेश्चन है, चक दे इंडिया मूवी देखी है आपने? जी हाँ देखिए। जी जी। तो हर टीम में ऐसा एक कैरेक्टर होता है जो उस अगर कोई फाइनल मैच खेलने जा रहा हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा हो, हर टीम में ऐसा कैरेक्टर होगा जो मतलब इतना एक्साइटमेंट दिखाएगा कि ऐसा वो डायलॉग का ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बोलेगा, ये मेरे को चाहिए, ये मतलब 3 घंटे खेल लो। वैसा कोई कैरेक्टर था आपके टीम में? मतलब राहुल द्रविड़ सर तो ऑफ कोर्स वो बहुत कम बोलते हैं एंड ही इज लाइक यू नो फादर फिगर ऐसा कुछ, बट और कोई टीम में था जिसने कि मतलब ऐसा किया नहीं भाई अपन को तो जीतना, अपन जीत के आएंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा तो एक्चुअली टीम स्टाफ में तो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस और बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता है कि बच्चों पे प्रेशर ही आएगा कि भाई जीतना ही जीतना है और ये और वो। तो आई थिंक ऐसी वाली चीज होती नहीं है। पर हाँ, जब हम लड़के होते हैं आपस में तो ये बात जरूर होती है कि यार नहीं करेंगे, जीतेंगे, फिर पार्टी करेंगे, इस टाइप से। क्योंकि स्टाफ तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, जितने भी लोग थे, पारस सर थे हमारे बॉलिंग कोच, अभय सर फील्डिंग, तो सारे बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। उन्होंने भी 1-2 वर्ल्ड कप हमसे पहले भी देखे थे। तो मतलब उस वहां से ऐसी टाइप की बातें नहीं आती थी। वहां से हमेशा जो एक मोमेंट में आपको बताता हूँ, हम पहला मैच खेलने जा रहे थे वर्ल्ड कप का, हम बस में बैठ गए थे, तो राहुल सर सबसे आगे की सीट में बैठे थे, तो उन्होंने देखा सबको, हम सब बस में चढ़ रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या फील हुआ, तुरंत उन्होंने ग्रुप में मैसेज आया कि टीम रूम में आओ सब लोग। बस से उतर के सब टीम रूम में गए। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि कौन कौन नर्वस है, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब नर्वस थे, किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सबका पहला मैच था, वर्ल्ड कप इतना बड़ा स्टेज, लाइव मैच, सब कुछ। तो उन्होंने अपना हाथ उठाया पहले कि सब अपना हाथ उठाओ, सबसे पहला हाथ उन्होंने अपना उठाया, उसके बाद सारे हाथ उठ गए। तो मतलब ये कह रहे, तो मतलब उनको फील हुआ बस में जब हम लोग चढ़ रहे थे कि यार यहाँ पर गड़बड़ है। तो फिर वहां पर उन्होंने हम लोगों को एक मतलब जो एक पेप टॉक थी, जो आप बात कर रहे हो चक दे इंडिया टाइप वाली, वो हो सकता है कि वो टूर्नामेंट की जो पहले मैच से पहले था कि यार ये तुम एक और मैच खेलने जा रहे हो, वर्ल्ड कप या कुछ भी, ऐसा प्रेशर मत लो। तो यही चीज थी जो मतलब वो ये वाली चीज, उनका जो गेम सेंस है, उन्होंने सेंस किया कि यार कुछ गड़बड़ है, बच्चे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। तो ये वाली चीज मतलब हम लोगों को यार एकदम बताओ। और उसके बाद सब उन्होंने जब उन्होंने मतलब एक आइस ब्रेक करी एकदम से, और उसके बाद सब बहुत रिलैक्स हो गए। ठीक है, ठीक है, जब हमें पता है कि हमारे कोच हमारे साथ है, तो उसके बाद फिर तो कुछ भी हो। एग्जैक्टली, कंप्लीटली, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा मिक्सचर हो कोचिंग स्टाफ और प्लेयर्स के, क्योंकि अंडर 19 इज अ वेरी यंग एज, बहुत इजीली कैरिड अवे हो जाते हैं 1 विन या 2 विन के बाद, बट वो ग्राउंड पे रहना, कीपिंग योर फीट ऑन टू द ग्राउंड, ये कोचिंग स्टाफ एंड नो बेटर पर्सन देन राहुल द्रविड़ टू लीड दैट कोचिंग स्टाफ। थोड़े 1-2 सवाल और हैं आगे बढ़ने से। तो
जर्नी और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो हम काफी आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही अभी तक, तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। तो एक बात कर लेते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग थिंग, द आईपीएल ऑक्शन. Number 234, Aryan Joyal comes up, and the team interested in taking you in the squad is none other than the 5-time champions Mumbai Indians. Please describe this moments during the auction, before the auction, and after the auction. Were you nervous, confident? क्या कैसा चल रहा है आपका और आपकी फैमिली का रिएक्शन मेरे को जानना है. फॉर द ऑक्शन तो कई बार मैं ये प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ऑक्शन आ रहा है. कई बार मैंने ऐसा भी सोचा, पर फिर कहीं ना कहीं पे वो फर्क पड़ रहा था मुझे कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. पर एक अंदर से एक, इस बार ऑक्शन से पहले एक फीलिंग थी कि यार मुझे लग रहा है इस बार कोई ना कोई पैक कर लेगा. एक तो मेगा ऑप्शन था और दूसरा ये था कि मुझे फीलिंग थी, एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि इस बार हो जाएगा. पर फिर ऑक्शन का पहला दिन हो गया, तो पहले दिन में तो हम लोगों का शायद स्टार्टिंग में ही रह गया था, वो कुछ हो गया था. तो उसके बाद नेक्स्ट डे दिन की मेरे ख्याल से दोपहर में 2-3 बजे के आसपास पहली बार जब नाम आया, तो पहली बारी में अनसोल्ड था. तो मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, अभी तो बहुत टीम किसी के पास कीपर्स नहीं है, दूसरी बारी में तो हो ही जाएगा. अब सेकेंड राउंड में मेरा नाम ही नहीं आया. सेकेंड राउंड में मेरा नाम स्किप हो गया. नंबर जो होता है एक्सेलरेटेड हो रहा था तो उसमें स्किप हो जाता था, तो स्किप हो गया. तो मेरी हालत खराब. मैंने कहा यार मैंने उसके बाद टीवी बंद कर दिया. अब घर पे भी बात हो गई कि चलो कोई नहीं, और मेहनत करनी है और रणजी ट्रॉफी पे फोकस करते हैं, जो है आगे ये तो है जो है इस पे फोकस करते हैं और आगे हो जाएगा. मतलब अगले साल और मेहनत करेंगे तो अपने आप बेटर रिजल्ट आएंगे, बेटर परफॉर्मेंस करेंगे. तो उसके बाद मैं तो बैठ गया, मैं तो अपने रूम में, और मैंने बाथटब में पानी भरा और मैं लेट गया. और मेरे दिमाग में बातें चलने लगी कि अब फिर मैंने सोचा कि यार कि अब ठीक है यहीं पे फोकस करना है, कोई बात नहीं. थोड़ा सा सैड था 10-15 मिनट, पर फिर मैं ठीक हो रहा था, ऐसे ही सोच रहा था. तो उसके बाद एकदम से फोन बजने लगा बाथटब में कि अरे वो मुंबई इंडियंस ने ले लिया. मैंने कहा क्या? किसी का फोन आया बैंगलोर से कि मुंबई इंडियंस ने ले लिया. अरे क्या कह रहे, मजाक क्यों कर रहे हो यार? नहीं नहीं सही सही टीवी खोलो. टीवी खोला तो वो उस समय थोड़ा सा मैं ऐसे ही गीला आ गया बाहर, और फिर फोन पे फोन, और थोड़ा सा घर पे एकदम बात हुई तो वो भी उन लोगों ने भी बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी ये बात हो गई थी चलो कोई नहीं, अब मतलब कंसोल हो गया था. और उसके बाद वो लोग भी टीवी बंद करके बैठे, और ये तो नहीं पता था कि थर्ड राउंड भी होगा. तो मतलब एक आपने होप एक चली गई, और उसके बाद फिर हुआ तो वो बहुत ज्यादा, जैसे ही हुआ तो बहुत एक अमेजिंग मोमेंट था. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था. और उसके बाद की मेरी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस, और उन्होंने ही ऐसा किया तो लिया, और मेरे को तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. तो मतलब एक बहुत ही मजा आया. तो हल्का सा रोया पहले 1-2 मिनट, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था. फिर उसके बाद जब धीरे धीरे खुशी रियलाइज हुई तो फिर बहुत मजा आया. अरे ये तो बस शुरुआत है आर्यन, फॉर श्योर मेरी मानिए, क्योंकि नाउ यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस फ्रैंचाइज एज वेल एज द इंडियन क्रिकेट कमिंग अहेड. सो आई थिंक नो बेटर थिंग देन स्टार्टिंग योर आईपीएल जर्नी विद मुंबई इंडियंस. एक फाइनल क्वेश्चन आर्यन, जस्ट इमेजिन मुंबई इंडियंस सीएसके फाइनल हो रहा है 2022 में, उसमें आप खेल रहे हो. व्हाट विल बी योर ड्रीम, यू नो, अराउंड दैट सिनेरियो? कौन आपको बॉलिंग कर रहा है, कौन आपके बिहाइंड द सीन्स है? अगर आप विकेट कीपिंग कर रहे हो तो कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है? ये सब आपका एक मैच इमेजिन करो कि फाइनल ओवर है, कि मैं मार रहा हूँ और धोनी पीछे खड़े हैं. और मतलब तो कि वो मतलब ऐसा सोचेंगे यार हाँ यार कुछ बैटिंग कर रहा है बस. मतलब उनका हाथ रहता है आपका अपने सर पे ऐसे, हाँ भाई अच्छा खेला जी, बस भाई अच्छा खेला. बहुत बढ़िया इंडिया है. आई थिंक इसी के साथ विल एंड दिस एपिसोड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ऑफ फील्ड डायरीज फ्रॉम द थर्ड मैन क्रिकेट शो. थैंक यू आर्यन once again. Thank you so much for being a part of this, taking time out of a busy schedule. We hope that the blue jersey, which is for the franchise today, turns out to be for the country tomorrow, and we are very sure that it will happen pretty soon. So thank you once again. We'd like to hear from you your departing words. Thank you रौनक भाई, थैंक यू अभिनव भाई. और बस यही है कि बहुत मजा आया, आगे भी कुछ ना कुछ करते रहें. और जितने भी लोग देख रहे हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि
आप मेहनत करते रहिए, जो भी हार्ड वर्क होता है उसका रिजल्ट हमेशा आता है, चाहे जल्दी हो चाहे लेट हो, अपने हिसाब से आता है, पर जो भी आप मेहनत कर रहे हो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और आर्यन फॉर श्योर, मैं अभी मैं थोड़ा इधर बायस हो जाऊंगा, मैं ना बहुत बड़ा मुंबई इंडियंस फैन हूँ। आप कह रहे हो 2010, मैं 2008 से मुंबई इंडियंस के पीछे पागल हूँ, तो आई थिंक बुरा नहीं होगा अगर मैं बता दूं कि यार मेरी जर्सी ना एक बार साइन कर दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी मेरे मुंबई इंडियंस की शर्ट के पीछे जो नाम खाली रहा हूँ, मैं जल्दी उस पर आर्यन का नाम छपाऊं, आर्यन और 11 नंबर। तो आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द थिंग्स आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड ले आओ यार छठी ट्रॉफी ले आओ, बहुत बहुत इंतजार है अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेहनत करेंगे, होपफुली आ जाएगी। तो दोस्तों जाते जाते फटक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या, जब भी थर्ड मैन क्रिकेट शो को नया कंटेंट या नया लाइव स्ट्रीम या फैन रिएक्शन वीडियो या कोई ऑफ फील्ड डायरीज का नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये कर दीजिए फटक से, और कमेंट्स में बताइए हमें कि आपका क्या कहना है ये वीडियो के बारे में, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।